हे गाइस, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट 13 को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा करी है। तो दोस्तों, यहाँ बात हो रहा है खिलौना क्लस्टर की। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने ऐसी घोषणा करी है दोस्तों। ये आपका आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल इसी अभियान के तहत इसको स्टार्ट किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य है स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देना। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देना दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करी है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है दोस्तों, जो कि बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक जगह है जहाँ पे महिलाओं को सुरक्षित फील करवाना, उनका मतलब एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रदान करना ही, तैयार करना ही इनका उद्देश्य है दोस्तों, है ना। इनका एक मोटिव है। तो ये एक्चुअली उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा लखनऊ यूपी में ये अभियान स्टार्ट किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है। तो दोस्तों सबसे अधिक गरीबी दर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अपना बिहार जो है दोस्तों वो आता है आपका चौथे नंबर पे, है ना। चौथे नंबर पे आता है राज्यों की सूची में। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला लिया जाए, तो ये आपका 5वें स्थान पे आ जाएगा दोस्तों, है ना। 5वें स्थान पे आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है दोस्तों। तो ये है रस्किन बॉन्ड, जो कि बहुत ही मतलब एक पुस्तक लेखन के मामले में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक व्यक्ति हैं दोस्तों, जिनसे क्वेश्चन एक ना एक कहीं ना कहीं बीपीएससी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, याद रखिएगा। रस्किन बॉन्ड, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमेशा एक ना एक सवाल इनसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए, निम्न में से किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों हापुस आम जो है वो महाराष्ट्र का एक आम का वो क्षेत्रीय है, जिसका जो हापुस आम है ये उस वहाँ का एक रीजनल लैंग्वेज में नाम है दोस्तों। और इसको हम लोग अल्फोंसो आम के नाम से भी जानते हैं। तो इसको जीआई टैग मिला है दोस्तों, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे खुशहाल देश वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में एक नंबर पे कौन रहा है दोस्तों। तो वो है फिनलैंड, जो यूरोपियन कंट्री है फिनलैंड, जो कि ऊपर पड़ता है नॉर्थ वाले साइड में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही अगर हम लोग बात कर ले अपने इंडिया का रैंक क्या है दोस्तों, तो अपने इंडिया का रैंक है 136, याद रखिएगा दोस्तों। 136 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अपने इंडिया का रैंक है, याद रखिएगा। चलिए, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है। तो पशु के मामले में अगर बात किया जाए तो ये आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट करा है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की सरकार ने, जो भी मतलब रोड पे चलते हुए बहुत सारे ऐसे पशु जंतु होते हैं, तो उनको थोड़ा सा मेडिकली ट्रीटमेंट चाहिए होता है थोड़ा सा, है ना। तो उन सारी चीज़ों को लेकर ये क्या करेगी, वहाँ से एक सरकारी वैन आएगी, उसको उठाएगी, फिर उसको जो भी मेडिकल चीज़ें ज़रूरत होंगी वो सारी उसको प्रोवाइड कराई जाएंगी, फिर उसको वापस छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी सुविधाएं जो है वह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज करी गई है। तो दोस्तों ये दर्ज करी गई है लक्षद्वीप में। यहाँ बात कर रही है केंद्र शासित प्रदेश की दौरान, केंद्र शासित प्रदेश, तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगर वही हम लोग बात कर ले सर्वाधिक राज्यों के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पे मिजोरम होता दोस्तों, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अपना अगला प्रश्न है, जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाई है। तो दोस्तों आपको पता ही है, ये स्टार्ट करा था रसिया ने, जिसके अभी व्लादिमीर पुतिन ने इसको वो किया था, ऑफिशियली किया था ना। तो ये जानवरों के लिए बनाया गया दोस्तों, जिस वैक्सीन का नाम है कॉर्नीवैक कोव नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, कॉर्नीवैक कोव। ये रसिया के द्वारा किया गया है स्टार्ट, कॉर्नीवैक कोव, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए एक यहाँ पे बुक से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, इसके जो लेखक है वो बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। अगर वही हम लोग बात कर ले जेफरी आर्चर के बारे में, तो इन्होंने टर्न ए ब्लाइंड आई, इनकी एक पुस्तक है, याद रखिएगा।
और वही एस हुसैन जैदी के बारे में बात करें तो इनका है द इंड गेम। द इंड गेम आपने नाम तो सुना ही होगा, तो द इंड गेम द हुसैन जैदी का एस हुसैन जैदी का लिखा हुआ पुस्तक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जो आपका एक पौधा होता है वो क्या बोलते हैं उसको, सनफ्लावर। तो मैक्सिमम टाइप आप इसी को गौर कर रहे होंगे कि सनफ्लावर जब सुबह के टाइम में देखते हो आप सूरज के वो जैसे ही सूर्योदय होता है उसके साइड में वो क्या होता है, टर्न कर जाता है। ऐसे बहुत सारे फ्लावर है, ऐसा कोई वो नहीं, आप कभी नोटिस करोगे तो आप ऐसा मतलब देखोगे कि ऐसा होता है कि जो फ्लावर और ऐसे होते हैं तो उनका जो टॉप मोस्ट वाला पार्ट होता है वो उसके तरफ झुक गया होता है, सन के तरफ। तो ऐसा क्यों हो पाता है दोस्तों, तो उसमें होता है एक हार्मोन जिसको नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही ये संभव हो पाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन्स क्या होता है दोस्तों, तो ये आपका जो छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं ना, देखिए एक होता है कि पौधे का जो नॉर्मल हाइट होता है, जो एवरेज हाइट होता है इतना होता है, लेकिन कोई पौधा क्या होता है कि वो इतना हाइट तक ही रह जाता है बढ़ के। तो इसमें जिब्रेलिन का यूज़ करके इस पौधे का जो एक्चुअल हाइट है वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपको हो गया क्लियर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, तो वो होता है पुष्कर और स्त्रीकेसर। पुष्कर और स्त्रीकेसर है ना दोस्तों, यही दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रजनन के लिए फूलों में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो दोस्तों ये नियंत्रण में आता है मेंडुला के द्वारा। फिर आपका आ जाता है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे ऑप्शन में है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा आपका जो होता है ना भूख, प्यास, टेम्परेचर कंट्रोल, घृणा, प्यार, ये सारे के सारे कंट्रोल होते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सारी की सारी चीज़ें याद होना जरूरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है, जानवरों में पाया जाने वाला। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, जानवरों में पाया जाने वाला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी ऑक्सिन, जो कि आपका जानवरों में नहीं बल्कि ये पादप मतलब कि पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। बाकी इसके अलावा इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, ये तीनों के तीनों आपके जानवरों में पाए जाते हैं। जानवर मतलब इंसान, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है दोस्तों, मुझे लगता है आइडिया लग गया होगा, राइबोसोम्स को। राइबोसोम जो कि यूकोरियोटिक में पाया जाता है ना। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं ना। तो यहाँ पे मछलियों के हृदय में जैसा कि हमें पता है 2 कक्ष होते हैं। अगर वही हम लोग बात कर ले उभयचर वर्ग के प्राणियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों, तो 3 कक्ष होते हैं। अगर वही हम लोग बात कर ले स्तनी वर्ग के प्राणियों के हृदय के बारे में तो वहाँ पे 4 कक्षीय होते हैं ना, याद रखिएगा उसका हृदय। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। एक खाद्य भंडार के रूप में कौन से पौधे के बीज में काम करता है दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा बीजपत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, बीजपत्र, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीजपत्र। अगर वही हम लोग बात कर ले आवृत बीजी की, जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में, तो ऐसे समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। जो भी आप कोई भी फल देखोगे उसके अंदर अगर कोई बीज होता है ना तो वो एंजियोस्पर्म के कैटेगरी में आता है ना, आवृत बीजी के कैटेगरी में आता है। और इनके पौधे में जड़, पत्ती, फूल और फल और बीज सभी बहुत ही अच्छे से विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। अस्थायी उत्तक नहीं है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, अस्थायी उत्तक नहीं है। अस्थायी उत्तक कौन सा नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि जाइलम जो है दोस्तों वो क्या है, एक चालन उत्तक है। चालन उत्तक है क्योंकि ये क्या करता है, रूट से करके पूरा स्टीम और लिप्स पे क्या पहुंचाता है दोस्तों, तो पौधे को जल और मिनरल्स पहुंचाता है सॉइल के माध्यम से, है ना, सॉइल से रूट के माध्यम से पहुंचाता है पूरे पौधे में, है ना, पौधे में, पेड़ में, सब में, है ना, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B3 के कमी से होता है। विटामिन B3 के कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन B3 के कमी से पेलाग्रा रोग होता है दोस्तों, है ना, पेलाग्रा रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है।
वही हम लोग बेरी की बात कर ले दोस्तों, तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। और जीरोथैलेमिया जो होता है दोस्तों वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो ये दोस्तों कौन सी क्रिया को आसान कर देता है? ये पेप्सिन की क्रिया को आसान कर देता है दोस्तों, ना। पेप्सिन एक्चुअली क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है दोस्तों? तो ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है दोस्तों, है ना। पेप्टिन को क्या करता है? प्रोटीन को एक्चुअली प्रोटोन्स में बदलता है ना, याद रखिएगा। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो स्टमक होता है वहाँ पे ये रहता है दोस्तों। जो हम लोग खाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब बैक्टीरिया टाइप भी होते हैं, तो उन सबको नष्ट करने का काम भी ये करता है ना, और गलाता भी है दोस्तों। तो ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मतलब काम होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होता है? अगर त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा, त्वरण मतलब सबसे पहले आप समझते हो दोस्तों, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, इसी त्वरण की बात की जा रही है। यहाँ पे द्रव्यमान हो गया और यहाँ पे त्वरण हो गया, यहाँ पे आपका फोर्स हो गया। तो ये त्वरण की बात कर दी जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पे त्वरण जो होता है ना दोस्तों, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको पता है दोस्तों। और इसका जो ऋणात्मक वाला आता है, वैल्यू आता है, वो कब होता है दोस्तों? तो ये अगर समय के साथ वस्तु का वेग घटता है ना, समय के साथ वस्तु का वेग अगर घटता है तो त्वरण एक ऋणात्मक हो जाता है। अगर वस्तु का वेग बढ़ता है समय के साथ तो त्वरण एक्चुअली धनात्मक होता है दोस्तों। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और ये शून्य भी हो सकता है ना, क्योंकि वस्तु जब मूव ही नहीं करेगी तो त्वरण तो शून्य ही होगा। तो एकदम क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बल द्वारा किए गए कार्य धनात्मक होता है जब? कब होता है दोस्तों बल द्वारा किए गए कार्य धनात्मक कब होते हैं दोस्तों? देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य मतलब बल लगाया आपने और विस्थापन बल की दिशा में ही होती है। अगर हमने इधर के साइड कोई चीज़ को ढकेला और ये वस्तु जो यहाँ से यहाँ मूव हो गई ना, यहाँ पे मूव हो गई ना, तो ये क्या हो गया? एक धनात्मक काम हो गया। लेकिन अगर वहाँ से हमने किया, बल लगाया और यहाँ से ये टस की मस नहीं हुई, हिली भी नहीं, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी थी। क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन बल की दिशा में होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? जैसा कि दोस्तों हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। जो फोर्स होता है, बल होता है, वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सीधी सी बात है। और इसी पे हमें पुट करना है। फोर्स आपको दिया हुआ है कितना? फोर्स कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो 350 न्यूटन है, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, सीधी सी बात है। यहाँ रखते हैं 350 और फिर आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ पे केजी मतलब मास दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो इसको हम लोग, ये मल्टीप्लाइड में है ना एक्चुअली, तो इसको हम लोग इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? ये भाग में आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइड को बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग में आ जाता है। तो F/m इक्वल टू A हो जाएगा। तो F कितना है दोस्तों? 350 है, M कितना है? 500 है, और ये हमें फाइंड आउट करना है। बस यही करना है दोस्तों। 1 से 0 1 0 कट जाएगा और 35 और 50 रह गया। तो 35 50 को देखेंगे दोस्तों कैसे हमें कटना है। तो 7 5 35 और 10 5 50, तो 60 बटे कितना हो गया? 10 हो गया। मतलब ये बन जाएगा 0.7 बन जाएगा दोस्तों। एकदम क्लियर है, 0.7 बन जाएगा, 0.7 हो गया ना। और इसका जो हमने जैसा कि कहा, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर, ऐसा यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। तो 0.7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ देख रहे हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा। यहाँ बस एक फार्मूला था और कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब ग्रेविटेशनल,
जो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है दोस्तों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, कैपिटल जी से इसको इंडिकेट करते हैं दोस्तों, डोनेट करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, केजी स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद रखिएगा, इसी से आपका ये वैल्यू दिखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, आप किसी चीज़ को घसीटते हो या रगड़ते हो तो देखते हो गर्म हो जाता है। पत्थर को आप रगड़ना कभी दीवार पे या कहीं पे भी, तो गर्म हो जाएगा उसका वो वाला पार्ट जहाँ पे गर्म कर रहे हो, जहाँ पे रगड़ रहे हो, जहाँ पे घर्षण हो रहा है एक्चुअली में, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, गर्म हो जाएगा, तापिए। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है कब होता है दोस्तों। देखिए इंद्रधनुष मेनली हम लोग अगर नेचुरल देखें तो जब वर्षा होती है उसी टाइम में देखने को मिलता है, जब बारिश हो रही होती है उसी टाइम में देखने को मिलता है ऐसा। तो ये ऐसा पॉसिबल हो पाता है दोस्तों। देखिए क्या होता है एक्चुअली, जब बारिश की बूंदें गिर रही होती है ना, जब बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही होती है ना नीचे का साइड, ऐसे ऐसे बारिश की बूंदें गिर रही होती है, तो लाइट तो हमेशा आएगा ना, लाइट तो हमेशा आएगा। जब सूर्य की किरणें आती है तो 2 बार इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन होगा लाइट का, एक बूंद पे पड़ा, फिर वहाँ से आएगा दूसरे बूंद पे पड़ेगा, है ना, और एक बार क्या होता है आपका परावर्तन होता है। तो फिर हमारे जब आँखों पे ये पड़ता है ना लाइट, तो हमें ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि यहाँ पे एक इंद्रधनुष का फॉर्मेशन हुआ है। तो यही जो है ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे बूंद होंगे बारिश के, तो ऐसे पड़ के उस पर लाइट और ये इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं दोस्तों, जो कि हमें दिखाई पड़ते हैं। और इसमें सबसे ऊपर वाले भाग में रेड कलर होता है और सबसे नीचे वाले भाग में कौन सा कलर होता है दोस्तों, अंदर वाले भाग में बैगनी कलर होता है, याद रखिएगा। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है ना। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन सही है। देखते हैं, चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध चालक है, जी हाँ दोस्तों। इसके अलावा सिलिकॉन और जर्मेनियम अचालक का उदाहरण है, नहीं, ये अर्धचालक के उदाहरण है दोस्तों, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर होते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले, आपका चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना है। देखिए यहाँ पे लंबाई बढ़ाई जाएगी तो उसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है। घनत्व और प्रयास्था पर निर्भर करती है दोस्तों, जबकि आवृत्ति पर ये निर्भर नहीं करती है। आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कोई भी मीडियम में ध्वनि ट्रैवल करे, है ना, गमन करे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अटल नवाचार मिशन एक पहल है, किसका पहल है दोस्तों, तो ये एक नीति आयोग का पहल है, याद रखिएगा, अटल नवाचार मिशन, है ना। चलिए, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था। तो दोस्तों ये 2011-12 की बात है, उस समय लागू किया गया था, उसी टेनर में। उस समय आपके तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा हमेशा अधिक होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना था। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों। तो ये पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है दोस्तों, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो गया है। इसने इसको 2018 में लागू किया था दोस्तों, इस व्यवस्था को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2018 में इसको लागू किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, किसने भाग नहीं लिया था, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऊंचे वर्ग के लोग थे ना, जैसे साहूकार और जमींदार, इन लोगों ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया इस विद्रोह में। जो आंदोलनकारी थे उनको, है ना, इन्होंने हमेशा से अंग्रेजों को ही सपोर्ट किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी। तो दोस्तों वो थी खोड़ जनजाति, जो कि द्रविड़ियन प्रजाति की ही एक जनजाति थी दोस्तों,
है ना। ये मानव बलि की प्रथा उनमें प्रचलित थी, जिसे मारिया के नाम से भी जाना जाता था, और अंग्रेज़ों द्वारा इसको बंद करा दिया गया। इसके वजह से इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया खोड़ जनजाति के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी दोस्तों, जो कि गैर भारतीय भी पहली महिला अध्यक्ष थी, गैर भारतीय भी, है ना। और इनको 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन करने का मौका मिला था, कांग्रेस की अध्यक्षता करने का एक्चुअली मौका मिला था। कोलकाता अधिवेशन था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले सरोजिनी नायडू की, तो इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन किया था दोस्तों, की अध्यक्षता करी थी इन्होंने। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैंसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन का प्रमुख नगर कौन सा था दोस्तों? तो उस समय वाराणसी प्रमुख नगर था दोस्तों, याद रखिएगा। और ये आपके हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए थे दोस्तों, और इनके ही निमंत्रण पे ये करीब 8 वर्षों तक यहाँ पे रहे थे दोस्तों, इनके राज्य में, जो कन्नौर के राजा थे हर्षवर्धन, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन से दोस्तों? तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, जिसकी स्थापना 1815 में इन्होंने करी थी। अगर वही हम लोग बात कर ले इनकी एक और, ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में की थी दोस्तों, 1828 में। अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो इन्होंने, स्वामी सहजानंद जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। और वही स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में करी थी दोस्तों, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था दोस्तों? तो वो थे आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय हुए थे दोस्तों, है ना। इन्होंने ही सबसे पहले इसको स्वीकार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्त किया था? द्वैत प्रशासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था दोस्तों? तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के गवर्नर थे दोस्तों। 1772 में बनाया गया था इनको। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी दोस्तों? आपको पता ही है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इन्होंने उस समय बहुत ही मतलब एक्टिव रहे थे ये उस समय, है ना, बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे थे, जिसकी वजह से इनको एक नेशनल पहचान मिली थी, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका जो पाकिस्तान के रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, जो कि थार रेगिस्तान से टच होता है, लगा हुआ क्षेत्र है, वही चोलिस्तान के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपकी 239 बस्तियाँ प्राप्त हुई है यहाँ पे, है ना। इनका होने का मतलब साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 239 बस्तियाँ, 239, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पा स्थल का सूचक है दोस्तों? तो ये खेतरी स्थल का सूचक है दोस्तों, खेतरी हड़प्पा स्थल का सूचक है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। ये यहाँ पे एक्चुअली खेतरी से ये लोग तांबा मंगाते थे, है ना, और सोना दक्षिण भारत से मंगाते थे दोस्तों ये लोग, है ना। हड़प्पावासी खेतरी से तांबा मंगाते थे दोस्तों, है ना, कच्चा माल तांबा का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये 85वां संविधान संशोधन 2001 में जो हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा में उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है क्या? तो ये दोस्तों पॉसिबल है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, इन्हीं के सलाह पर ये किया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 83 का 2 जो है, 83 का जो 2 है, इसके अनुसार लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, आपको पता है। लेकिन जो आर्टिकल 85 का जो 85 का, मैं अच्छे से कर दे रहा हूँ, आर्टिकल 85 का
2 का जो ख है ना दोस्तों, ख है उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पे उनकी कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही भंग कर सकते हैं दोस्तों। चलिए राइट आंसर ऑप्शन सी था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है दोस्तों? तो यह एक सार्वभौमी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, किसी भी एनसीईआरटी बुक के पहले दूसरे पेज पे आपका ये रहता है प्रिम्बल, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है दोस्तों, देखते हैं। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये सारे के सारे आपके रहेंगे दोस्तों 19 आर्टिकल के तहत। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया गया है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो हो मूलभूत अधिकार ना होकर ये आपका डीपीएसपी में आता है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है दोस्तों आर्टिकल 41 के तहत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्राय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों ये केवल और केवल गवर्नर के सलाह पर ही किया जा सकता है दोस्तों। अगर किसी दशा में अगर राज्य की सरकार अगर अच्छे से नहीं कर पा रही है ना, गवर्नर नहीं कर पा रही है, तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग जो राज्यपाल है उस राज्य के, तो वो राष्ट्रपति को ऐसा मतलब वो कर सकते हैं ना, सलाह दे सकते हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? तो ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में एक राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल समाप्त होते रहता है ना, याद रखिएगा। और ये खुद से भी सभापति को त्याग पत्र देकर अपना सदस्यता छोड़ सकते हैं, ऐसा भी ये पॉसिबल है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो ये क्या होता है दोस्तों? तो ग्रामवासियों में जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है ना, सेंट्रलाइजेशन है ना, वही इनका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, है ना। तो ये आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग राज्य सरकार जो राज्य ग्राम पंचायत होती है को ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगी, है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में कुल अधिनियम दोस्तों 284 है दोस्तों, और इसको पहली बार संविधान में ऐड किया गया था 1951 में, जो कि पहला संविधान संशोधन था दोस्तों, है ना, याद रखिएगा 9वीं अनुसूची का। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और इस अनुसूची में विषयों में अगर मैं बात करूं तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, है भी। और वर्तमान में इसमें कुल 284 अधिनियम है दोस्तों, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय मानसूनी मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? इसका प्रमुख जो कारण होता है दोस्तों वो स्थल और समुद्र का विभेदित तापमान होता है। दोनों में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। अगर आप देखोगे कि हमारा जो स्थल वाला पार्ट है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन समुद्र का टेम्परेचर तो वही रहता है ना, नॉर्मल सा। तो एक तरफ टेम्परेचर बढ़ जाएगा और एक तरफ टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो क्या होगा, आपको पता है दोस्तों, हवा जो चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो यहाँ की हवाएं होंगी वो ऊपर के साइड चली जाएंगी, तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो हवाएं होंगी वो इधर के साइड मूव करेंगी दोस्तों, क्योंकि इसको ये गैप को फुलफिल करना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना है, इस वजह से। तो क्या होता है, ये साथ साथ अपने साथ वाटर जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको भी लेकर आती है हवाएं, जिसकी वजह से बारिश देखने को मिलता है दोस्तों, है ना। तो यही रीज़न है जो कि अपने देश में भी बारिश होती है ना। बारिश होने का भी कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों, जो मानसूनी बारिश होती है ना, और हवा चलने का भी कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, मतलब उच्च दाब प्रेशर से, मतलब उच्च दाब से न्यूनतम दाब की तरफ हवा का प्रवाह होता है दोस्तों। जैसे हम कहते हैं ना, हवा बह रही है,
कभी भी अपने बालकनी में या छत पे जाते हो, आहा क्या मस्त हवा बह रही है, तो ऐसा पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एक तरफ आपका लो प्रेशर क्रिएट हो गया होगा आपके एरिया के आसपास, जिसकी वजह से हवा उस साइड से इस साइड मूव कर रही होती है। यही क्रिएशन है दोस्तों ना। हवा का देखते हो आप, डायरेक्शन भी चेंज होता है, दिशा भी चेंज होता है, कभी पूर्वी कभी पछुआ, तो यही इसका रीज़न है दोस्तों। चलिए, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि में मापी जाती है? तो दोस्तों ये यूरेनियम लाइट विधि से मापी जाती है। बहुत ही करोड़ों साल पहले की पुरानी चीज़ें होती है ना, उसको मतलब पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों ना। इसी के द्वारा एक्चुअली वो पता लगाया जाता है, यूरेनियम विधि के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए, मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, जो कि आपका अमेरिका में स्थित है दोस्तों। अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसकी टोटल ऊंचाई 4170 मीटर है दोस्तों, है ना। और ये सक्रिय ज्वालामुखी, इसका पता है सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका मुंह पूरा खुला हुआ है। ऊपर का जो ये पार्ट होता है ना, ज्वालामुखी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, तो ये खुला हुआ है दोस्तों, है ना। इसमें कोई गिरेगा तो गया। और इसे टाइम टाइम पे आपका लावा भी निकलते रहता है ना, और बहुत सारे पदार्थ इससे निकलते रहते हैं ना, याद रखिएगा। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो देखो दोस्तों, भौतिक मानचित्र में एक्चुअली क्या होता है? भौतिक मानचित्र देखो, मैप भी 3 प्रकार के होते हैं। एक भौतिक मानचित्र जो होता है फिजिकल मैप जिसको बोलते हैं दोस्तों, इसमें पर्वत, पठार, मैदान और नदियाँ, महासागर, इन सारे को दर्शाया जाता है दोस्तों, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से होकर गुजरती है? मतलब कितने देशों के साथ ये लैंड वाला जो इसका हिस्सा है वो टच करता है दोस्तों, है ना, स्थलीय सीमा बनाती है। तो ये टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है दोस्तों। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले भारत का पड़ोसी देश कितने हैं टोटल, तो वो हो जाएंगे आपके 9, याद रखिएगा। क्योंकि श्रीलंका और मालदीव जो है दोस्तों वो स्थलीय सीमा नहीं बनाती है ना, ये समुद्र से टच होता है। ये 7 कौन कौन से देश हैं? तो आपके हो जाएंगे पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत में, और इसको हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं दोस्तों। का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है दोस्तों? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है दोस्तों, और ये सबसे छोटा महाद्वीप भी है दोस्तों, है ना, आपको पता ही है। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप के किस स्थलीकृत संरचनाओं के द्वारा अलग होता है दोस्तों? तो ये आपका जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से अलग होता है जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा दोस्तों। ये आपका देश पड़ता है यूरोप में, स्पेन पड़ता है, और अफ्रीका से मोरक्को पड़ता है। ये दोनों अलग होते हैं दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? जैसा कि हमें पता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वही टार्टरिक अम्ल की बात कर ली जाए तो इस इमली में पाया जाता है दोस्तों। साइट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपका किस में पाया जाता है दोस्तों? सिरका में पाया जाता है। चलिए, वर्षा का जल का पीएच मान कितना होने से कम होने पर वो अम्लीय वर्षा कहलाता है दोस्तों? तो अगर पीएच मान वर्षा का 5.6 से कम हो जाता है ना दोस्तों, 5.6 से कम हो जाता है ना दोस्तों, 5.6 से, तो वो अम्ल वर्षा कहलाती है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल, तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो एक खनिज अम्ल भी है दोस्तों, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयतन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों आपने जैसा देखा होगा, पढ़ा भी होगा, मोस्टली की आवर्त सारणी, उसके अकॉर्डिंग जब आप ऊपर से नीचे जाओगे ना तो क्या होगा दोस्तों, ये एक्चुअली घटता है ना। ऊपर से नीचे जाओगे ना तो आयतन ऊर्जा का मान घटता है एक्चुअली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोरंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क है दोस्तों? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है कोरंडम। चलिए, निम्नलिखित में से किसका निष्कर्ष विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे विद्युत अपघटन नीति से किसका नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप AG जो है दोस्तों, AG अर्जेंटम, इसका
विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है, जबकि ये प्राकृतिक अवस्था में ही उपस्थित होते हैं। अर्जेंटम मतलब चांदी और सोना, ये तो चांदी होगा और सोना होता है Au, तो ये दोनों के दोनों आपके प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सभी के सभी निष्क्रिय विद्युत अपघटन विधि से किए जाते हैं ना, इसका निष्कर्षण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है? रासायनिक रूप से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन है, देख रहे होंगे, ए हाइड्रोजन, जो कि नहीं है दोस्तों। जबकि आपको पता ही है आधुनिक सारणी में 6 तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय है, जिसमें आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये गांधीनगर में स्थित है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा हैदराबाद में क्या स्थित है दोस्तों? राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान है। वही चंडीगढ़ की बात कर ली जाए तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है दोस्तों यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन सी था। चलिए, मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। चलिए, राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है दोस्तों? देखिए ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक याद रखिएगा। तो ये राजघाट तो है दोस्तों महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है दोस्तों। जबकि वही अगर हम लोग बात कर ले अभय घाट, तो ये मोरारजी देसाई समाधि स्थल है दोस्तों, और चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है दोस्तों, और वही राजीव गांधी का वीर घाट है दोस्तों, याद रखिएगा। सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों साक्षरता दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। वही विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO इंटरनेशनल मेरीन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये लंदन में स्थित है दोस्तों, है ना, जिसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं दोस्तों, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाग से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाग से हुई है दोस्तों? तो ये आपका पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर और एनवायरोवेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पड़ोस। एनवायरोनेर मतलब पड़ोस, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है दोस्तों, है ना, एनवायरमेंट का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है? परितंत्र को कौन परिभाषित करता है दोस्तों? तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, यही परितंत्र की परिभाषा है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, और इस उद्यान में मुख्यतः लंगूर, हिरण, सांबर, तेंदुआ और जंगली सुअर रहते हैं। और इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तंसा अभयारण्य भी राष्ट्रीय महाराष्ट्र में ही स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व जो है दोस्तों, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।